स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारे इस क्लास में। फूड एंड न्यूट्रिशन की ये जो सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है, इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आज हम लोग इसका पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स फूड एंड न्यूट्रिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसका रीज़न मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि इंडियन डाइट एसोसिएशन और हम भारतीयों के भोजन में जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो आज हम लोग इसी कार्बोहाइड्रेट को डिटेल्ड एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, परीक्षा की दृष्टि से जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, देयर टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट से होने वाली बीमारियां और उनके प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आखिर क्या होता है? तो आपको कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ एक लाइन में समझ लेना है, और वो एक लाइन ये है कि कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर का ऊर्जा तंत्र है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर का ऊर्जा भंडार है। कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी फैक्ट्री। बड़ी सरल सी बात है और इस एक लाइन से ही आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट समझ में आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी फैक्ट्री कहा, ऊर्जा भंडार कहा, तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को एनर्जी देगा और बिना एनर्जी के हम नहीं चल सकते। इसलिए कार्बोहाइड्रेट फूड एंड न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको खाना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का काम कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में करता क्या है। अब कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में से आप कार्बो को अलग कर दीजिए, और कार्बो को अलग करने के बाद जो बच गया उसका मतलब हो गया हाइड्रेट्स। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर और कार्बो का मतलब होता है कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? कार्बन और वाटर। ये भी आप कह सकते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बन जल में घुल जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बो का मतलब हो जाता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब हो जाता है वाटर, और कार्बन और वाटर मिलकर के बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला होता है CH2O। H2O का मतलब हो गया वाटर और C का मतलब हो गया कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का अगर सरल फॉर्मूला आपसे कभी पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो तो आप CH2O तो लिख देंगे, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कार्बन की जितनी भी वैल्यू होगी उसके ठीक डबल हाइड्रोजन की वैल्यू होगी, और हाइड्रोजन की जितनी वैल्यू होगी उसकी ठीक आधी ऑक्सीजन की वैल्यू होगी। तो अगर इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो H6। तो इसलिए हमें कार्बन का नंबर 6 लिखना पड़ेगा, और अगर कार्बन का नंबर हमने 6 लिखा तो यहाँ पे आपने देखा कि कार्बन का ठीक डबल होना चाहिए हाइड्रोजन, तो ठीक डबल हो गया 12, और फिर इसका आधा देखिए होना चाहिए ऑक्सीजन, तो ठीक आधा हो गया ऑक्सीजन, यानी कि अगेन 6। तो एक फॉर्मूला बन के आ गया C6H12O6। और ये जो फॉर्मूला है C6H12O6 ये सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, या इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है।
कार्बोहाइड्रेट को आमतौर पर जब भी लिखा जाता है तो C6H12O6 की ही फॉर्म में लिखा जाता है या इसको सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का एक केमिकल फॉर्मूला कि कार्बोहाइड्रेट बना कैसे। कार्बोहाइड्रेट का काम आपको समझ में आ गया, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, C6H12O6 है। तो अब एक काम करिए कि ये जो सिंपल ग्लूकोज है इसको आप कल्पना कीजिए, एक बार चाट के देखिए, एक बार इसको आप टेस्ट करके देखिए। तो जैसे ही आप इस सिंपल ग्लूकोज को टेस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट कैसा आएगा? स्वीट, मीठा स्वाद आएगा इसका। और जब भी मीठा स्वाद इसका आएगा तो एक चीज आपको कंफर्म हो जाएगी कि हर वो चीज जो टेस्ट में मीठी है वो कार्बोहाइड्रेट है, या हर वो चीज जिसकी तासीर मीठी है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको कहीं पे पढ़ने या याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या समझ गए कि हर वो चीज जो मीठी है वो कार्बोहाइड्रेट है। फॉर एग्जाम्पल सारे फ्रूट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। टॉफी, कैंडी, चॉकलेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूध आप पीते हैं तो दूध के अंदर एक नेचुरल स्वीटनर होता है, तो दूध क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। चावल क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। रोटी क्या हो गई? कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट की ही कैटेगरी में आता है। और ये जो मीठापन आपको महसूस हुआ, इस मीठेपन को हम लोग केमिकल लैंग्वेज में कहते हैं सैकेराइड। सैकेराइड का मतलब शर्करा, मीठापन। और अपने मीठेपन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि वी आर नॉट डिस्कसिंग द बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक एज अ जनरल स्टडीज। इसलिए वी आर गोइंग टू डिवाइड कार्बोहाइड्रेट इनटू 3 मेजर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्वीटनेस, अकॉर्डिंग टू देयर सैकेराइडिक वैल्यू। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य भागों में डिवाइड करें उसके मीठेपन के आधार पर, तो सबसे पहला पार्ट होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा पार्ट होता है डाइसैकेराइड और तीसरा पार्ट होता है पॉलीसैकेराइड। यहां पर मोनोसैकेराइड में मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। तो जब शर्करा एक सिंगल होगी तो इसको मोनोसैकेराइड कहेंगे, और मोनोसैकेराइड का मतलब ही सिंपल ग्लूकोज होता है। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो सकते हैं। इसी तरीके से डाई का मतलब यहां पर 2 है। जब 2 यूनिट सैकेराइड्स आपस में जुड़ जाएंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाएंगे तब एक डाइसैकेराइड बनेगा। और डाइसैकेराइड का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। यहां पे ये जो लैक्टोज है ये मिल्क शुगर है, दूध में पाया जाता है। तो ध्यान रहे, कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मिल्क के अंदर कौन सा सैकेराइड पाया जाता है, या मिल्क स्वीटनर क्या होता है, तो लैक्टोज होता है। इसी तरीके से सुक्रोज का मतलब होता है चीनी, ये शुद्ध शर्करा है। तो इसलिए सुक्रोज जब भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सुक्रोज, तो आंसर विल बी डाइसैकेराइड। इसी तरीके से अगर आपसे माल्टोज के बारे में पूछा जाए तो माल्टोज इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। इसके बाद जब 2 डाइसैकेराइड आपस में जुड़ जाएं, या 2 डाइसैकेराइड और एक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाएं, या इससे भी ज्यादा यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं, तब बनता है पॉली। और पॉली का मतलब होता है मैनी सैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो जब बहुत सारी कार्बन की यूनिट्स, बहुत सारी सैकेराइड्स की यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी तब पॉलीसैकेराइड बनेगा। और पॉलीसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल होता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। व्हाट इज स्टार्च? तो स्टार्च इज अ प्लांट कार्बोहाइड्रेट। जब आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो वहां से आपको स्टार्च मिलता है, जैसे कि आलू। और ग्लाइकोजन का मतलब होता है ये लीवर के द्वारा स्टोर की जाने वाली सैकेराइड है जो कि बुरे समय में आपके काम आती है।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो द आंसर विल बी पॉलीसेकेराइड। तो इस तरीके से आपने सीखा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के मीठेपन के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, दूसरे नंबर पे डाइसेकेराइड और तीसरे नंबर पे पॉलीसेकेराइड। और सेकेराइड का मतलब क्या होता है? मीठापन। और मीठापन हम लोगों ने कहां से निकाला था? सिंपल ग्लूकोज से निकाला था। सिंपल ग्लूकोज क्या था? C6H12O6। ये कहां से आ गया था? तो ये CH2O से आ गया था। और CH2O क्या था? तो C का मतलब था कार्बन, H2O का मतलब था वाटर, और ये किसके इंग्रेडिएंट थे? ये कार्बोहाइड्रेट के इंग्रेडिएंट थे। तो कार्बोहाइड्रेट, इट्स टाइप्स एंड इट्स फंक्शंस, यहां पे ये कहानी समाप्त होती है। अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि जब भी आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ चीजें पाचक हैं, इजिली डाइजेबल हैं, और कुछ चीजें हार्ड टू डाइजेस्ट हैं। तो उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में भी 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहले वो जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और दूसरे वो जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो इजी टू डाइजेस्ट हैं उन्हें हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का जो एग्जाम्पल है वो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड होते हैं। यदि आप मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड का सेवन करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट तुरंत डाइजेस्ट हो जाएंगे, इंस्टेंट एनर्जी आपको देंगे। अगर आपको कभी भी तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो आपको मोनोसेकेराइड ही लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी गर्मी का मौसम है तो आप टीवी में विज्ञापन देखते हैं कि तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। तो ग्लूकॉन डी के विज्ञापन में आप देखते हैं कि ग्लूकॉन डी पीते ही तुरंत एक बालक को एनर्जी आ जाती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है? क्योंकि उसने ग्लूकोज लिया, यानी कि मोनोसेकेराइड लिया। और मोनोसेकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करेगा। बट रिमेंबर, ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज या एनी टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज ओनली फॉर इंस्टेंट एनर्जी। त्वरित ऊर्जा जब आपको चाहिए तब आप ग्लूकॉन डी जैसे प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इनका सेवन नहीं करेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स फिर आपके लिए बहुत हार्मफुल साबित हो जाते हैं और आगे चल के डायबिटीज का कारण बनते हैं, और फौरी तौर पर आपको पेट में छाले, अल्सर, मुंह में छालों का रिजल्ट ये देते हैं। इसके बाद नंबर आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया हार्ड टू डाइजेस्ट, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कल्पना करिए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपने स्टार्च खाया, स्टार्च के रूप में आपने एक रोटी खा ली। तो रोटी जब आप खाएंगे तो पहले आपके मुंह में जो टालुइन है उसमें रोटी को सेमी सॉलिड रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर ये रोटी आपके पेट में जाएगी, और पेट में HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये तीनों एंजाइम्स मिलकर के रोटी को डाइजेस्ट करेंगे, और रोटी में से सारा कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया जाएगा और उसको आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होने के बाद वहां पर यह कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर आपके ब्लड में शामिल होकर के आपको एनर्जाइज करेगा। तो इसका मतलब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हुआ। तो इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आपको भूख कम लगेगी, लंबे समय तक आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आपको बार बार कुछ खाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर कभी भी तुलना करनी हो दोनों में तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज गुड। और यही रीजन है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। रीजन ये होता है कि अगर उनको आप ग्लूकोज देंगे या उनको आप फ्रुक्टोज देंगे या उनको आप सुक्रोज देंगे तो उनको इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन ब्लड में अचानक से ग्लूकोज आ जाने की वजह से डायबिटीज हाई हो जाएगी। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे करके ब्लड में शामिल होगा, इसलिए धीरे धीरे करके ब्लड में ग्लूकोज आएगा और डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। तो ये हो गई कहानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है।
इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्वीटनिंग वैल्यू, मिठास के आधार पर, मीठेपन के आधार पर हमने डिवीजन तो कर लिया, लेकिन कौन कितना मीठा है ये अभी हमें नहीं पता है। और एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछ लिया जाता है कि कौन कितना मीठा है, तो मीठेपन की जो वैल्यू है इट इज कॉल्ड स्वीटनिंग वैल्यू। अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पर ये मान लें कि 100% स्वीटनिंग वैल्यू होती है शुगर की, चीनी की, और 100% स्वीटनिंग वैल्यू का मतलब है 100, तो आइए चेक करते हैं कि किसकी स्वीटनिंग वैल्यू कितनी होती है। हम लोगों ने सुक्रोस यानी शुगर की स्वीटनिंग वैल्यू को 100 मान लिया, और इस 100 के अनुपात में अगर आप ग्लूकोज खाएंगे तो ग्लूकोज की स्वीटनिंग वैल्यू 70 होती है, अर्थात ग्लूकोज चीनी से कम मीठा होता है। तो अगर आपको कम मीठी चीज खानी है और आपके सामने ऑप्शन चीनी और ग्लूकोज का है, तब आपको ग्लूकोज चुनना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग सुक्रोज के अकॉर्डिंग फ्रुक्टोज की स्वीटनिंग वैल्यू को चेक करें तो फ्रुक्टोज की स्वीटनिंग वैल्यू 170 होती है, अर्थात फ्रुक्टोज सुक्रोज से 1.5 गुने से ज्यादा मीठा होता है। और फ्रुक्टोज के सबसे बड़े सोर्सेस क्या होते हैं, तो फ्रूट्स, फलों में सर्वाधिक फ्रुक्टोज पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस दुनिया में फ्रुक्टोज का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा मीठा क्या है फ्रुक्टोज में, देन आंसर विल बी हनी, शहद। हनी से ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं, शहद से ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं, और शहद फ्रुक्टोज का सबसे बड़ा सोर्स है इस ब्रह्मांड में जहां तक हमें जानकारी है। शहद के बारे में आपने सुना होगा कि हजारों सालों तक खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन उसका एक रीजन फ्रुक्टोज भी माना जाता है जो कि नेचुरल स्वीटनर है। अगर आपने कभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना हो तो शहद खा करके घर से बाहर भेजा जाता है। जब भी कोई कभी यात्रा पे जाता है, दूर देश की यात्रा पे, तो उसको शहद खिला करके भेजते हैं। क्यों खिला करके भेजते हैं, क्योंकि जब आप कहीं घर के बाहर जा रहे हैं तो पुराने जमाने में सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करते थे, पैदल जाना पड़ता था या बैलगाड़ी से जाना पड़ता था या घोड़ा गाड़ी से जाना पड़ता था। तो लोग थक ना जाएं, धूप में बेहोश ना हो जाएं, उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहे, इसलिए शहद खिला के भेजते थे। और फिर एक परंपरा चली आई कि शहद शुभ होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने के होते हैं, ये बहुत रोते हैं, इनके दिन का ज्यादातर समय रोते रोते बीत जाता है। तो जब छोटा बच्चा बहुत ज्यादा रोता है तब आपने देखा होगा कि एक शहद की चुस्नी उसके मुंह में लगा दी जाती है और फिर वो चुप हो जाता है या वो रोता रहता है, लेकिन उसको बीमार नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि शहद जब बच्चा चूसेगा तो उससे उसकी बॉडी में फ्रुक्टोज आएगा और फ्रुक्टोज उस बच्चे को क्या देगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और बच्चा रो रो के थकेगा नहीं, रो रो के बीमार नहीं पड़ेगा। बस यही रीजन है कि छोटे बच्चों को भी शहद चटा दिया जाता था जब वो रोते थे। इसी तरीके से वैवाहिक जीवन में भी आयुर्वेद ने शहद के बहुत सारे नियम बताए हुए हैं कि रात को सोने से पहले दूध में शहद मिला करके पीना चाहिए। क्यों, एनर्जी के लिए, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे यूजेस यहां पर हनी के होते हैं, लेकिन आपको फिलहाल क्या समझना है कि जो फ्रुक्टोज है उसकी स्वीटनिंग वैल्यू 170 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके कुछ उदाहरण भी मैंने आपको यहां पे दे दिए। लेकिन अगर ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज के अलावा विज्ञान की तरक्की की बात करें, साइंस आज बहुत आगे बढ़ गई है, तो साइंस ने एक ऐसा सैकेराइड बना लिया है जो कि आर्टिफिशियल है, और इस आर्टिफिशियल सैकेराइड का नाम है सैकरीन। और सैकरीन की जो स्वीटनिंग वैल्यू होती है वो 4000 होती है, अर्थात ये जो सुक्रोज है इससे करीब 285 गुना मीठा। इसकी स्वीटनिंग वैल्यू 100 है, उसके अनुपात में 4000
इसकी स्वीटनिंग वैल्यू है। तो अब आप कल्पना करिए कि सैकरीन कितनी मीठी होती होगी। इसे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आप अपने घर में शरबत बनाइए, एक बोतल में पानी डालिए और उसमें चीनी डालिए और एक शरबत बनाइए और उस शरबत को थोड़ा सा पी लीजिए और फिर ढक्कन बंद करके रख दीजिए और ये चेक करिए कि कितने दिन बाद वो शरबत खराब हो जाएगा, कितने दिन बाद वो शरबत पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो 2-4 दिन के बाद आप जब खोलेंगे उस बोतल को तो स्मेल आएगी और आप उस शरबत को नहीं पी सकते। अगर ये बात सच है तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जूस की बोतल, दूध की बोतल या तमाम तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स या बेवरेजेस आपको पैक्ड मिलते हैं और 6 महीनों तक खराब नहीं होते। व्हाट इज द रीजन? देयर आर 2 रीजंस। पहला रीजन पेस्टिसाइड्स और दूसरा रीजन शुगर के रूप में सैकरीन। और सैकरीन चूंकि इतनी ज्यादा मीठी है इसलिए 1 ग्राम सैकरीन में बहुत सारा बेवरेज बनाया जा सकता है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो भी डायरेक्ट शुगर ना लेकर के सैकरीन लेते हैं। सैकरीन आर्टिफिशियल स्वीटनर तो है लेकिन ये सैकेराइड कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए आप लोग देखते होंगे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स जो कि मीठे तो होते हैं लेकिन डायबिटीज क्रिएट नहीं करते, तो उसका रीजन होता है सैकरीन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी स्वीटनिंग वैल्यू को भी समझ लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स की स्वीटनिंग वैल्यू क्या होती है, ये सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन क्या आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि फलों में क्या पाया जाता है या सब्जियों में क्या पाया जाता है या चावल में क्या पाया जाता है या दूध में क्या पाया जाता है? तो जी हाँ, आपसे यह भी पूछा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना सब कुछ समझने के बाद अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर दूध की बात करी जाए तो आप तुरंत बताएंगे दूध में लैक्टोज पाया जाता है, चीनी में सुक्रोज पाया जाता है और ये डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए रोटी में क्या पाया जाता है, गेहूं में क्या पाया जाता है, तो आप स्टार्च बताएंगे। आलू में क्या पाया जाता है तो आप स्टार्च बताएंगे और ये पॉलीसैकेराइड है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आपका लीवर कौन से कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है ताकि आप अगर कभी भूखे रह जाएं तो वो स्टोर फूड से आपको एनर्जी मिले, तो इट इज ग्लाइकोजन। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स को कलेक्ट करके लीवर संभाल के रख लेता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो आपको क्लियर है, फलों का सोर्स है फ्रुक्टोज और सिंपल ग्लूकोज है। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि आप जब भोजन करते हैं तो उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया कि आपको भोजन केवल उतना ही करना चाहिए जितना आप काम करते हैं। गिव एंड टेक का रूल चलता है, इनपुट और आउटपुट का रूल चलता है। तो हम मनुष्य जो हैं, हम लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। मेरी जॉब है टीचिंग, आप में से किसी की जॉब कुछ होगी, किसी की जॉब कुछ होगी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कोई जॉब नहीं होगी। तो जिन लोगों को दिन भर घर में लेटे रहना है और सिर्फ खाना खाना है और फिर सोना है, ईट स्लीप एंड रिपीट के कॉन्सेप्ट पे चलना है, क्या उनके लिए भी उतना ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए जितना मेरे लिए चाहिए? नो। द कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर वर्क। जब आप काम करते हैं तो काम करने से ऊर्जा नष्ट होती है। जो ऊर्जा नष्ट होती है, जो एनर्जी लॉस होता है, उस एनर्जी की रिकवरी के लिए आप खाना खाते हैं और उस खाने में कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है। तो इसका एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल्स 4 कैलोरी। जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको उससे 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी और 4 कैलोरी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए आपको करीब करीब 40 कदम पैदल चलना पड़ेगा। तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसको आप दूसरे उदाहरण से भी समझिए। हम लोगों के घरों में रोटी बनती है। हिंदुस्तान के अंदर रोटी सबसे कॉमन फूड है जो हर घर में बनती है। एक रोटी की अगर बात करी जाए तो उसको वजन करिए।
तो एक रोटी करीब 35 ग्राम की होती है, 35 ग्राम की एक चपाती होती है। अब ये चपाती जिस आटे से बनी है उस आटे को गूंथने के लिए पानी भी लगा होगा, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 5 ग्राम पानी लगा, तो मोटे तौर पर रोटी का वजन क्या हो गया, 30 ग्राम हो गया। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, तो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक रोटी आपको कितनी कैलोरी देगी, 120 कैलोरी देगी। और इस 120 कैलोरी को अगर आप बर्न करना चाहते हैं, एनर्जी लॉस करना चाहते हैं, और अगर मैं चलने की बात करूं तो आपको करीब करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और अगर आप दौड़ लगाते हैं तो 1 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप जिम में ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ लगाते हैं तो तब भी आपको करीब करीब 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, और वो भी 12 की स्पीड में, तब जाके ये 120 कैलोरी बर्न होगी जो आपने एक रोटी में खाई। अब आप सोच लीजिए कि आप दिन भर में कितनी रोटियां खाते हैं। अगर एक दिन में आपका डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर, एक रेट होता है डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर, अगर आपका डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर रेट 1700 है, 1700 कैलोरी एक दिन में आप अगर वेस्ट करते हैं, आप अगर बर्न करते हैं, तो आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो करीब 2000 कैलोरी की होनी चाहिए। 2000 कैलोरी की डाइट में 1700 कैलोरी की डाइट तो आप बर्न कर देंगे, बचेगी 300 कैलोरी, और ये 300 कैलोरी आप अपने लीवर को दे दीजिए ताकि वो इसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर ले, ताकि कभी आपको अगर खाना ना मिले तो ये जो स्टोर फूड है इससे आपको एनर्जी मिल जाए। लेकिन आमतौर पर भारतीयों की कहानी ये है कि एक औसत भारतीय जो कि मध्यम वर्गीय परिवार का है, वो एक दिन में 8500 कैलोरी खाता है। ये मैं आपको सर्वे बता रहा हूं। 8500 कैलोरी खाने वाला आम भारतीय एक दिन में 1500 कैलोरी बर्न करता है। और जब ये फूड डाइजेस्ट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का काफी सारा पार्ट हीट के रूप में जल जाता है, तब भी उसकी बॉडी में 3500 कैलोरी फाइनली बचती है, जिसमें से 1500 कैलोरी वो बर्न कर देता है और 2000 कैलोरी उसके बॉडी में स्टोर हो जाती है। जब 2000 कैलोरी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि लीवर उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेगा। लेकिन कहां तक? लीवर की कैलोरी को स्टोर करने की भी तो एक सीमा है, उस सीमा के बाद वो स्टोर नहीं करेगा, और उस सीमा के बाद होगा ये कि आपकी जो कैलोरीज हैं दे विल कन्वर्ट इनटू द फैट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट? तो यहां पे आपने फॉर्मूला में देखा था कि CH2O ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसी फॉर्मूला में हम कार्बन की वैल्यू बढ़ा दें तो ये बन सकता है फैट। तो जब बहुत सारी कैलोरीज कलेक्ट हो जाती हैं और कार्बन बॉन्ड बनने लग जाते हैं तो ये कैलोरी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट आपने खाया है और उसके अनुपात में आपने काम किया नहीं है, एनर्जी बर्न करी नहीं है, ग्लाइकोजन अब बन नहीं रहा है, लीवर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो फाइनली आपकी बॉडी में जमना शुरू हो जाता है फैट। और इस फैट की शुरुआत कहां से होती है? तो पेट से होती है, बेली फैट से होती है, क्योंकि लीवर यहीं पर होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको बेली फैट आना शुरू होता है, और फिर जब आपका पेट निकलेगा, जब आपको बेली फैट आएगा, तो फिर ये फैट धीरे धीरे नीचे और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है। फिर ये फैट आपको कमर पे आता है, हिप्स पे आता है, थाइस पे आता है, पाँव में आता है, और ऊपर की तरफ फिर आपको लव हैंडल्स पे आता है, और फिर साइड में आता है, फिर हाथ पैर आपके सब मोटे होते चले जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि कोई डॉक्टर आपको ऐसी दवा खिला दे जिससे आप पतले हो जाएं। फिर आप सोचते हैं कि किसी जिम चले जाएं और कोई जिम वाला आपको ऐसी एक्सरसाइज करवा दे कि 1 महीने में आप फिर से एकदम मॉडल के जैसे बन जाएं। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता ये। जितने दिनों में आप मोटे हुए हैं उतने ही दिनों में पतले होंगे अगर सुधर गए तो, वरना ओबेसिटी से लौट पाना, मोटापे से लौट पाना, यह बहुत मुश्किल काम होता है। 103 सेंटीमीटर अगर आपका सरकमफेरेंस हो गया है तो इसे मोटापा कहते हैं। तो ये तो सबसे प्राइमरी बात हो गई
कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने के जो नुकसान हैं, उन नुकसानों में जो पहला नुकसान है वो है मोटापा। लेकिन मोटापे से बात खत्म नहीं होती है। अभी तो आपने खूब कार्बोहाइड्रेट खाया और खूब कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आपकी बॉडी में फैट जमने लग गया, और एक समय ऐसा आया जब इस फैट की वजह से आप ओबेसिटी का शिकार हो गए। ओबेसिटी कब मानेंगे, ओबेस कब मानेंगे आपको, जब आपका सर्कमफेरेंस 103 से ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जमने लग जाएगा तब फिर आप डायबिटीज का शिकार होंगे। और कार्बोहाइड्रेट से होने वाली सबसे बड़ी बीमारी जो है उसे डायबिटीज कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज डायबिटीज। ये शुगर क्या होती है, डायबिटीज क्या होती है। एक आम धारणा हमारे देश में है कि बहुत ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, बहुत ज्यादा चाय पियोगे तो शुगर हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मीठा खाने से शुगर नहीं होती, चाय पीने से शुगर नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि चाय और मिठाई डायबिटीज के इंसुलेटर्स होते हैं। इनका ज्यादा उपयोग करोगे तो शुगर हो सकती है, लेकिन इसी से होगी ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो फिर शुगर आखिर होती कैसे? हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे तब आपको डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप जिस भी फॉर्म में खाओ, अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी को क्या देगा? सैकराइड्स देगा, मीठापन देगा, ग्लूकोज देगा, और यही ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद वो आपके शरीर को देता क्या है? ग्लूकोज देता है। और ये ग्लूकोज कहां जाता है? ये ग्लूकोज ब्लड में जाता है। फूड एंड न्यूट्रिशन की पूरी सीरीज में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप लोग जो कुछ भी खाते हैं ये सब कुछ न्यूट्रिशन के रूप में आपके ब्लड में शामिल होता है, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से होता हुआ ये आपके सेल के लेवल तक जाता है। हमारे खून में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज ही एनर्जी देता है। लेकिन अगर ये ग्लूकोज हद से ज्यादा हो जाए तब इसको डायबिटीज कहते हैं। तो इसकी सीमा क्या है? 80 से 120, सभी लोगों को पता है। अगर 80 से 120 के बीच में आपकी शुगर है, आपका ब्लड ग्लूकोज है, तब आप नॉर्मल रेंज में हैं। लेकिन अगर ये 120 के ऊपर चला गया या अगर ये 80 के नीचे चला गया, देन यू आर डायबिटिक। हालांकि इसकी डिजायरेबल रेंज को 140 माना जाता है, तो वो मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? आपके ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना। और जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, डॉक्टर साहब आपको दवाइयां देते हैं तो आप दवाइयां खाते हैं, चाय छोड़ देते हैं, मिठाई खाना छोड़ देते हैं, लेकिन रोटियां अभी भी 10 खाते हैं। तो एक्चुअल में डायबिटीज का कारण है बहुत सारा खाना खाना। तो कृपया करके अपने भोजन में वेरिएशन बढ़ाइए, ना कि क्वांटिटी बढ़ाइए। क्वालिटी बढ़ाइए, ना कि क्वांटिटी बढ़ाइए। विश्वास मानिए, एक रोटी भी 24 घंटे में आपको उतनी ही ऊर्जा देगी जितनी 10 रोटियां देती हैं। तो सबसे पहले अपनी फूड हैबिट्स को आपको सुधारना पड़ेगा। सेकंड चीज, डायबिटीज के 3 बड़े कारण हैं। हालांकि मैं आपको कार्बोहाइड्रेट सिखा रहा हूं और कार्बोहाइड्रेट से ही डायबिटीज निकल रहा है, तो यहां पे डायबिटीज के 3 बड़े कारण हैं। देयर आर ओनली 3 रीजंस। पहला रीजन हाई कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे कॉमन रीजन है। दूसरा रीजन अत्यधिक परिश्रम। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो भी आपको डायबिटीज हो जाएगी। और तीसरा रीजन है अत्यधिक तनाव। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज का जो पहला रीजन है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको हाई डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा रीजन है हार्ड वर्क, वो नहीं समझ में आया होगा, तो उसे समझ लीजिए। देखिए, ऐसा है कि गांव देहात में आपने देखा है कि किसान हैं, लेबर हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, और गांव देहातों में जो फूड फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो जब किसान भूखा प्यासा रहेगा और बहुत ज्यादा खेतों में मेहनत करेगा, या मजदूर जब बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, तो उसकी बॉडी का ग्लूकोज जलेगा।
क्योंकि मेहनत करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और जब बॉडी का ग्लूकोज जलता चला जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी, और अगर उस अनुपात में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया गया तो ग्लूकोज डाउन हो जाएगा और ऐसे लोगों को लो डायबिटीज हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर गांव देहात के क्षेत्रों में या लेबर मजदूरों में या आम सिटीजन जो हैं, जो कि लो लेवल पे अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, उन लोगों में जब डायबिटीज होती है तो उसका मुख्य कारण होता है अत्यधिक परिश्रम। इसीलिए जब डॉक्टर साहब किसी गांव के किसान को कहते हैं कि यू आर डायबिटिक, तो वो डॉक्टर साहब से लड़ने लगता है कि हमें कैसे डायबिटीज हो सकती है, हम तो किसान हैं। तो लोगों में ये गलत धारणा है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, तब भी हो सकती है। हमारे शरीर में हर चीज का एक पर्टिकुलर लेवल है जिसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको। कम हुआ तो भी बीमारी, ज्यादा हुआ तो भी बीमारी। इसीलिए जब आप गांव देहातों में जाते हैं तो वहां पे आपको चाय जरा मीठी दी जाती है। गांव के घरों में हमेशा जरा मीठी चाय बनती है। उसका रीजन यही होता है कि उनको कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, इसलिए उनको मीठा टेस्ट अच्छा लगता है। गांव में गुड़ बहुत खाया जाता है, यही रीजन है। खाने में नमक ज्यादा खाया जाता है, यही रीजन है। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। तो तीसरा रीजन जो डायबिटीज का है वो अत्यधिक तनाव। अब अत्यधिक तनाव क्या होता है, पहले तो इसको समझ लीजिए। कल्पना करिए कि एक बाइसाइकिल है, मोटरसाइकिल है एक, उसकी टंकी पेट्रोल से फुल है। स्टार्ट किया और कानपुर से लेकर लखनऊ तक चले गए, फ्यूल जल जाएगा निश्चित तौर पर। उस बाइक की टंकी फिर से फुल कराई और इस बार उसको केवल स्टार्ट करके छोड़ दिया, लखनऊ तक नहीं गए, और 2 दिन स्टार्ट रहने दिया, तो क्या उसका तेल नहीं जलेगा? तब भी जलेगा, क्योंकि इंजन स्टार्ट है। एग्जैक्टली द सेम हैपेंस विद आवर ब्रेन एंड बॉडी। अगर आप काम करेंगे तो ऊर्जा नष्ट होगी और आपको भूख लगेगी और आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे और बैठे बैठे केवल सोचते रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तब भी आपका ग्लूकोज जलेगा, क्योंकि दिमाग आपका काम कर रहा है। और जब सोच सोच के आपका ग्लूकोज जल जाता है और आपको भूख लगने लगती है तो आप खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो मैंने खाना खाया था। ऐसी स्थिति में आप अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज को कवर करने के लिए फिर चाय पीते हैं या शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वो शराब के लती हो जाते हैं या गलत आदतों के लती हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग बहुत लेट नाइट तक पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, या कुछ ऐसे अफसर हैं जो बहुत बर्डन लेकर के काम करते हैं, वो भी चाय के लती होते हैं या शराब के लती होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो 3 नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला नियम, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे। कितना खाएंगे? फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, अपनी बॉडी की नीड देख लीजिए। दूसरा नियम, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे। और तीसरा नियम, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं। ये 3 तरीके अपना के आप डायबिटीज से बच सकते हैं। और अगर आप डायबिटीज से बच गए तो डायबिटीज की वजह से होने वाली 100 से ज्यादा बीमारियों से बच गए, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों की जड़ है। अब सारी बीमारियों की जड़ कैसे है, तो ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है केवल कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोगों ने जो इंपैक्ट साइड इफेक्ट्स देखे कार्बोहाइड्रेट के, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने फैट देखा, फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों ने डायबिटीज देखा, और फिर अब आखिरी में आते हैं अल्कोहल पे। व्हाट इज अल्कोहल? तो सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि अल्कोहल बनता कैसे है। अगर आप अल्कोहल की एक बोतल ले लें, उस बोतल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको 2 भागों में बांट दें। तो एक होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और एक होते हैं आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स की। और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट जो होता है उसी को कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब एथेनॉल, मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो यहां पर एथिल अल्कोहल डाला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। तो आप इसको हटा दीजिए, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है।
तो अगर आपने शराब की बोतल में से ये अल्कोहल निकाल लिया तो फिर बोतल के अंदर क्या बचा? बचे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो गन्ने का शीरा, शराब बनाने का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है गन्ने का शीरा। गन्ने का रस निकाला जाता है और गन्ने के रस से फिर उसका शीरा निकाला जाता है। शीरा का मतलब होता है एक तरीके का वेस्ट मटेरियल। गन्ने से चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, जब सब कुछ गन्ने से बन जाएगा उसके बाद आखिरी में बनेगा शीरा, और वो गन्ने के शीरे से बनेगी शराब। ये सबसे लो क्वालिटी की शराब मानी जाती है। थोड़ी अच्छी क्वालिटी की शराब होगी तो वो बनेगी पफ से, ब्लेंडेड होती है वो। ब्लेंडेड का मतलब क्या हो गया? चावल की किनकी, गेहूं की किनकी, मक्के की किनकी, बाजरे की किनकी, ये जितना भी वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड ग्रेन्स है इसको कंडेंस करने के बाद में अल्कोहल बनाया जाएगा। ये थोड़ी सी सेकंड ग्रेड की शराब होती है। जो फर्स्ट ग्रेड की शराब है जिसको हम लोग सिंगल मॉल्ट कहते हैं, तो वो एक सिंपल ग्रेन से बनेगी। अपने बनने की प्रक्रिया के दौरान ही ये शराब हानिकारक हो सकती है, कभी ज्यादा तो कभी कम, फायदेमंद किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे कि अल्कोहल भी कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। अगर आपने 30 ml अल्कोहल लिया है तो 30 ml अल्कोहल में करीब 152 कैलोरीज होती हैं, और 30 ml अल्कोहल कोई पीता नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, पीने वाले पूरी बोतल पी जाते हैं। और जब आप शराब पी लेते हैं अल्कोहल आपकी बॉडी में चला जाता है, हाई कार्बोहाइड्रेट आप अल्कोहल में ले लेते हैं, तो व्हाट इज द फंक्शन? एनर्जी फैक्ट्री। बस आ जाती है ऊर्जा, किसी से लड़ने की, किसी को गालियां देने की, कई लोगों को गाना गाने की, कई लोगों को डांस करने की, कई लोगों को कुछ एक्टिविटीज करने की। साथ ही साथ आप केवल अल्कोहल तो नहीं पीते, अल्कोहल के साथ आप कुछ ना कुछ खाते भी हैं, और जब आप खाते हैं तो अल्कोहल के दौरान आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अल्कोहल आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है। इसीलिए जो लोग क्रॉनिक अल्कोहल का शिकार हैं, लंबे समय से शराब पी रहे हैं या बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उनको होने वाली पहली बीमारी होती है डायबिटीज, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तुरंत बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद अल्कोहल की वजह से उनका लीवर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी एक अलग प्रक्रिया है, वो पैंक्रियाटिस की स्टेज में हो जाता है। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नुकसान की बात करें, इससे होने वाली हानियों की बात करें, तो आपने देखा कि इससे होने वाली हानियां या बीमारी, सबसे पहले फैट आपको हो सकता है, फिर आपको डायबिटीज इससे हो सकती है, और डायबिटीज सारी बीमारियों की जड़ है, और फिर आप अगर अल्कोहल भी लेते हैं तो अल्कोहल भी डायबिटीज का एक बड़ा रीजन होता है, क्योंकि वो अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के पूरे लेक्चर को समझ लिया, इससे रिलेटेड सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लेकिन हर वो चीज जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो हमारे जीवन को खत्म भी कर सकती है। इसलिए सेवन हमेशा सही मात्रा में होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये आज का पूरा लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स, डिस्प्यूट्स, क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम तो पास करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें फिट भी रहना है। योर बॉडी इज योर टेम्पल, पहला सुख निरोगी काया। तो इसलिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर के साथ फूड एंड न्यूट्रिशन की सीरीज में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।